देखिए चिराग पासवान जिस तरह की कह सकते हैं बयानबाजी करते हैं, इन सबको बीजेपी दरकिनार कर रही है। क्यों? रीज़न यही है कि फिलहाल अगर बीजेपी टिकी हुई है तो इन्हीं लोगों के कह सकते हैं कि दम पर या इन्हीं लोगों के साथ की बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और उसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि इस बैठक में कुछ चेहरे मौजूद नहीं थे। आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि इस बैठक में वो चेहरे नहीं थे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि क्या एनडीए में जिस फूट का जिक्र किया जा रहा था, जिस दरार का जिक्र किया जा रहा था, क्या एनडीए में वो बड़ी दरार पड़ गई है? और एनडीए में अगर दरार पड़ गई है तो क्या सीधा असर इसका दिल्ली की सत्ता पर पड़ता नजर आएगा? आखिरकार क्यों एनडीए गठबंधन टूट रहा है? बीजेपी की सहयोगी पार्टियां नाराज हो रही हैं और कैसे एनडीए गठबंधन में दरार पड़ना एक शुभ संकेत नहीं है? तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर विपक्षी पार्टियों की तरफ से बहुत पहले से ये कहा जा रहा था कि ज़्यादा समय तक एनडीए गठबंधन नहीं चलेगा। जैसे इंडिया अलायंस का जिक्र किया जा रहा था कि इंडिया अलायंस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, वो हुआ भी। लेकिन वही विपक्षी पार्टी के नेता एनडीए गठबंधन को लेकर भी ये कह रहे थे कि एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, मोदी जी की सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी और जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं वो तितर बितर होती नजर आएंगी। और ये बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जो बिहार में जो बैठक हुई है, उस बैठक में कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत सर दिखती नजर आई है। देखिए बिल्कुल जाहिर बात है कि जिस तरह से एनडीए की आप जिक्र कर रहे हैं कि एक लंबे समय तक चलने वाला गठबंधन है, लेकिन जिस तरह अभी फिलहाल बीजेपी कमज़ोर दिखाई पड़ती है, तो ये लग रहा है कि जो सहयोगी दल हैं वो लगातार हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार बीजेपी को एक तरीके से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम हमारी वजह से कहीं ना कहीं आपकी सरकार रुकी हुई है, टिकी हुई है, हम अगर अलग हो जाएंगे तो आपकी सरकार जो है गिरते हुए वक्त नहीं लगेगा। आप देखिए चंद्रबाबू नायडू जो जिस तरह की उनको पैकेज दिया गया, फिर बिहार को पैकेज दिया गया। इसके अलावा आप देखिए चिराग पासवान जिस तरह की कह सकते हैं बयानबाजी करते हैं, इन सबको बीजेपी दरकिनार कर रही है। क्यों? रीज़न यही है कि फिलहाल अगर बीजेपी टिकी हुई है तो इन्हीं लोगों के कह सकते हैं कि दम पर या इन्हीं लोगों के साथ की वजह सरकार में है। अगर ये लोग बीजेपी से पीछे हट जाए तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार गिरते हुए टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए कि चुनावों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सहयोगी दल हैं वो लगातार प्रभावी होते हुए नजर आते हैं। आप देखिए चाहे महाराष्ट्र का जिक्र आप करिए, चाहे झारखंड का आप जिक्र करिए, चाहे और राज्यों का जिक्र करिए, क्योंकि झारखंड में आजसू को बीजेपी को 10 सीटें देने को मजबूर होना पड़ा, जिससे पता चलता है कि बीजेपी किस दबाव के दौर से गुजर रही है। आप देखिए बिहार में भी देखिए, आने वाले दिनों में जब वहाँ पर अभी तो फिलहाल उपचुनाव है, आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होगा तब भी ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो सीटों का समीकरण है वो बीजेपी कैसे बैठा पाती है, क्योंकि चिराग पासवान भी अधिक से अधिक सीटें मांगेंगे, मांझी भी मांगेंगे, जेडीयू का भी अपना कह सकते हैं रुतबा रहेगा कि भाई हम भी 12 सांसद आपके बराबर जीते हुए हैं। तो यहाँ बीजेपी का अपने सहयोगी दलों के साथ में तालमेल बैठाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जेडीयू बिहार में और बीजेपी लगभग एक पायदान पर खड़ी हुई हैं। अब इन पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर जाहिर बात है कि चिराग पासवान भी हों या पशुपति पारस हों या फिर जो है जितना मांझी हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, ये सब लोग भी कहीं ना कहीं तो छोटी छोटी जो है सीटें चाहेंगे। अब ऐसे में बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये अपना बड़ी बात होने वाली हो। क्या वाकई में बीजेपी एक तरीके से जो कह सकते हैं कि बिहार के अंदर अपने आप को दोबारा कह सकते सत्ता में लेकर आ पाएगी, ये बड़ा सवाल। और साथ में जो सहयोगी दल हैं क्या वो उसी तरह से साथ देंगे जैसे पहले देते रहे हैं? तो तमाम तरह के कयास हैं, क्योंकि बीजेपी अभी फिलहाल अपने दम पर कह सकते हैं ना तो केंद्र में सत्ता में है और ना ही बिहार में है। तो ऐसे में कई तरह का दबाव बीजेपी को बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, और देखिए वाकई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए अभी मैं बिहार का जिक्र कर रहा हूं तो प्रशांत किशोर का जिक्र ना किया जाए ऐसा नहीं हो सकता। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस बार बिहार में एक बड़ी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। और अभी हाल ही में हमने देखा कि बिहार में जिस तरीके से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने आरजेडी का दामन थामा, तो यहाँ सीधे सीधे तौर पर आरजेडी एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ निकालने की कोशिश करेगी। सर एक छोटा सा सवाल मेरा इस पर भी रहेगा कि अभी हाल ही में एक खबर निकल के सामने आई कि जो शहाबुद्दीन है उनके बेटे ओसामा आरजेडी में जो है वो शामिल हुए हैं, तो उनका आरजेडी में शामिल होना और सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करें तो कितना बड़ा प्रभाव आरजेडी में पड़ता नजर आएगा। और जहां हम नीतीश कुमार की बात देख रहे हैं तो बिहार में कई घटनाएं घटी जिस पर नीतीश कुमार चुप रहे,
चाहे वो पासवान समाज पर लाठीचार्ज हो, या हम देखते हैं कि दलित बस्ती में आग लगा दी जाती है तब वो चुप रहते हैं। और सीधे तौर पर बिहार में जो मामले चल रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, उस पर वो कहीं ना कहीं चुप रहते हैं। तो कहीं ये जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार में कमजोर हो रहे हैं और आरजेडी ने कहीं ना कहीं ओसामा को अपने साथ जोड़कर, क्या वाकई चुनाव से पहले एक बड़ा खेल खेला और उनके आरजेडी में शामिल होने से कितना बड़ा फायदा मिलेगा तेजस्वी यादव को? देखिए बिल्कुल, और आरजेडी का कह सकते हैं कि लंबे वक्त से जो वोटिंग को हासिल करने का तरीका रहा है, मतदाताओं को लुभाने का तरीका रहा है, वो हमेशा एम बाई समीकरण पर चला है। और यहाँ पर अगर आरजेडी के उनमें अगर हिना शाह, उनके बेटे ओसामा अगर आए हैं, तो जाहिर बात है कि मुस्लिम मतदाताओं को साधना जो आरजेडी के लिए आसान होने वाला है। और साथ में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हिना शाह अकेले दम पर चुनाव भी लड़ी लेकिन उनको जीत नहीं मिली, तो ऐसे में उनको भी ज़रूरत है कि कोई बड़ी पार्टी उनके साथ आए। और देखिए शहाबुद्दीन के साथ में आरजेडी का, लालू यादव का रिश्ता बहुत पुराना है। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इसी सबके मद्देनज़र उन्होंने आरजेडी में वापस आने का फैसला किया। अब यहाँ से आरजेडी उनको किस तरह से आने वाले दिनों में आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी, ये देखना होगा। क्या ओसामा जो है चुनाव लड़ेंगे, क्या हिना शाह भी चुनाव लड़ेगी? सीवान और छपरा में अच्छा खासा दबदबा दिखाई पड़ता है। तो बीजेपी के मुकाबले जिस तरह से आरजेडी देखने को मिल रहा है कि रणनीति अभी से बनाने को लग गई है कि यहाँ पर एम बाई समीकरण को साधने का जो प्रयास है, जिस तरह से उन्होंने शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हिना शाह के बारे में पहले भी ये बात कही जा रही थी कि भाई उनको आरजेडी में शामिल हो जाना चाहिए। आरजेडी से भी कहा जाता है कि भाई अगर वो आरजेडी में आती हैं तो जाहिर बात है कि जो कह सकते हैं बिहार का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं को लुभाना आरजेडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा देखा भी गया है कि एम.आई समीकरण के साथ में जो आरजेडी है, राजद है, वो जाती रही। अब ओसामा के आने से, हिना शाह के आने से उनको कितना फ़ायदा होगा ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन रणनीति बनाने की जरूरत है वो अभी से कहीं ना कहीं आरजेडी ने शुरू कर दी है। जी। और देखिए आरजेडी ने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को लॉन्च कर दिया है, लेकिन नीतीश बाबू कहाँ हैं बिहार में? और क्या नीतीश कुमार के हाथ से वोट बैंक फिसलता नजर आ रहा है? क्योंकि एनडीए में एक बड़ी भूमिका चिराग पासवान की, दलितों के एक बड़े चेहरे हैं, पासवान समाज में एक बड़ी पहुंच उनकी है। सर, चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाते हैं तो जो पिछड़ी जाति का जो वोट बैंक है, पासवान समाज का जो वोट बैंक है, या दलित समाज का वोट बैंक है, क्या वो भी नीतीश कुमार से छटक जाएगा और वाकई बिहार के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, और जाहिर बात है कि हर वर्ग का वोट कहने के आपको चाहिए होता है। क्योंकि जब तमाम वर्ग समुदाय आपके साथ जुड़ते हैं तो जाहिर बात है कि आप जो है बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सिर्फ एक समुदाय की राजनीति आप करेंगे तो बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं आप फंसते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए चाहे हम दलित समुदाय की बात करें, चाहे हम जो है ओबीसी समुदाय की बात करें, सवर्ण जातियों की बात करें, पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा रहता है किसी भी तरह से सभी को अपने काबू में रखना है, सभी को साथ लेकर चलना है। लेकिन देखिए एक पार्टी का, हर एक पार्टी का अपने कोर वोटर होता है जिसको हमेशा वो अपने साथ रखना चाहते हैं। चाहे यादव वोट बैंक की बात करें, चाहे मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, चाहे कह सकते हैं कि ओबीसी वोट बैंक की बात करें, तो ये ऐसे वोट होते हैं जो आपको मिलने ही मिल रहे हैं। तो इसके अलावा आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं उसको लेकर माथापच्ची होती है। अब ऐसे में क्या वाकई में बिहार के अंदर यहाँ पर जो अभी से गणित बनने लगा है, तो क्या उसमें बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी-आर कोई बड़ी भूमिका निभा सकते हैं यहाँ पर? या फिर आरजेडी अब जो लगातार सत्ता से बाहर है, लेकिन क्या इस बार अपने दम पर सत्ता से आ सकती है? यानी कि अब तक जो सत्ता में रही है, हम देख रहे हैं बीते कई सालों में कि या तो वो जेडीयू के साथ आते हैं, अपने दम पर आने का जो उनका सपना है, क्या वो इस बार पूरा हो पाएगा? और ऐसा लगता भी है कि जिस तरह तेजस्वी यादव ने एक पूरे बिहार के अंदर माहौल बनाया है, क्या उस माहौल का असर देखने को मिलेगा? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं कि तमाम जातियों को साथ कर, तमाम जातियों को साथ लेकर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अपनी जो एम्बिशंस है, अपनी जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी की जा सकती है। वैसे में देखना ये होगा कि जिस तरह से आरजेडी ने अभी से एक घेराबंदी शुरू कर दी है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी भी ऐसा कुछ करती हुई नजर आएगी, या फिर अभी से वो दबाव में आ रही है? क्योंकि उनके साथ के जो जितने दल हैं वो सीटों को लेकर अभी से मारामारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए इस स्थिति को संभालना मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में आसान नहीं होने वाला है। जी, वाकई ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उन स्थितियों को संभाल पाएगी? एनडीए कुनबा अगर टूटता है तो क्या उसका सीधा असर दिल्ली की सत्ता पर पड़ता नजर आएगा? क्या चुनावों पर भी दिखाई देगा? लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए में पड़ रही बगावत क्या आने वाले इस समय में वाकई बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करती दिखाई दे रही है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।